नमस्कार। प्रभाव सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं केवल चुनाव नहीं कराती, बल्कि वह राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच विश्वास का सेतु भी होती हैं। जब इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर हमला होता है तो उसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है। कांग्रेस ने सीएसटीएस द्वारा जारी किए गए गलत आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। देखा जाए तो यह घटना केवल एक डेटा एरर नहीं थी, बल्कि इसके राजनीतिक और संस्थागत निहितार्थ गंभीर हैं। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रहरी है। यदि उस पर बार बार हमले होते हैं तो मतदाताओं के मन में यह संदेश जाता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। यह लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर करने वाला कारक है। जहां तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो आपको बता दें कि 18 अगस्त को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक ग्राफिक पोस्ट करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। उनके अनुसार 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महज 6 महीने की अवधि में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य गिरावट और वृद्धि दर्ज की गई थी। उन्होंने दावा किया था कि रामटेक और देवकाली में लगभग 40% मतदाता हटा दिए गए थे, जबकि नासिक वेस्ट और हिंगना में मतदाताओं की संख्या में 45% की वृद्धि हुई थी। व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा था, अब अगली बार वे कहेंगे कि 2+2=420। यह आंकड़े लोकनीति सीएसटीएस के प्रोफेसर संजय कुमार द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन मात्र 48 घंटों में यह पूरा दावा धराशायी हो गया और संजय कुमार को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। हम आपको बता दें कि 17 अगस्त को संजय कुमार ने नासिक वेस्ट और हिंगना के उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां विधानसभा मतदाता संख्या लोकसभा के मुकाबले अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। नासिक वेस्ट में उन्होंने वृद्धि को 47% बताया था, हिंगना में उन्होंने वृद्धि को 43% बताया था। इन संख्याओं को कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए तुरंत इस्तेमाल किया। लेकिन 19 अगस्त को संजय कुमार ने अपनी पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी डेटा टीम ने गलत पंक्तियां पढ़ ली और इसी कारण संख्याएं बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद गलत सूचना फैलाना नहीं था। हम आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वास्तविकता में मतदाताओं की वृद्धि 3 से 6% के बीच थी, जबकि उसमें 45% वृद्धि की बात फैलाई जा रही थी। इस विवाद ने बीजेपी को कांग्रेस और सीएसटीएस दोनों पर हमला करने का मौका दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि सीएसटीएस वर्षों से केवल शोध संस्था के रूप में नहीं, बल्कि नैरेटिव सेटिंग का औजार बनकर काम कर रहा है। उन्होंने विदेशी फंडिंग यानी फोर्ड फाउंडेशन, डीएफआईडी यूके, नोराड हैवलेट फाउंडेशन आदि पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इसका मकसद भारत की सामाजिक एकता को कमजोर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसटीएस अपने सर्वेक्षणों में हिंदू समाज को जातिगत रूप से विभाजित दिखाता है, जबकि मुस्लिम समाज को एक रूप दिखाया जाता है। अमित मालवीय के अनुसार यह रोज मिसरीड जैसी मासूम गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था जो उल्टा पड़ गया। इसके अलावा चूंकि सीएसटीएस को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएसएसआर से फंडिंग मिलती है, इसलिए आईसीएसएसआर ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया। आईसीएसएसआर ने कहा है कि यह अनुदान नियमों का उल्लंघन है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश है। आईसीएसएसआर ने सीएसटीएस को शो कॉज नोटिस जारी करने की घोषणा की है। देखा जाए तो यह पूरा प्रकरण हमें कई अहम सबक देता है। एक सबक यह है कि चुनाव से जुड़े आंकड़े अत्यंत संवेदनशील होते हैं। एक गंभीर विश्लेषक को इन्हें प्रकाशित करने से पहले कई बार जांचना चाहिए। दूसरा, जैसे ही संजय कुमार ने पोस्ट किया, वैसे ही कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर हमला कर दिया। इससे संदेह होता है कि क्या कांग्रेस को पहले से पता था कि संजय कुमार क्या पोस्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा शोध संस्थानों की छोटी सी गलती भी उन्हें राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना सकती है और जनता के बीच ऐसी संस्थाओं पर भरोसा कम करती है। यह भी सबक इस घटना से मिलता है। सीएसटीएस जैसी संस्था यदि बिना जांच पड़ताल के आंकड़े सार्वजनिक करती है तो उसकी विश्वसनीयता पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही पूरी रिसर्च कम्युनिटी की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इससे यह धारणा बनती है कि शोध संस्थान भी राजनीति का उपकरण बनते जा रहे हैं। बहरहाल, पवन खेड़ा और संजय कुमार के बयानों से शुरू हुआ यह विवाद केवल आंकड़ों की गलत व्याख्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने शोध संस्थानों की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की साख और राजनीतिक दलों की रणनीति
तीनों को केंद्र में ला खड़ा किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेटा आधारित राजनीति में जरा सी लापरवाही भी बड़े नैरेटिव युद्ध का हथियार बन सकती है। खैर, आइए देखते हैं अपनी सफाई में संजय कुमार क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगा कि महाराष्ट्र के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, विधानसभा के चुनाव की, तो लोग अलग अलग आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। कोई कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम जुड़ गया लोकसभा और विधानसभा के बीच में, कोई 60 लाख, कोई 70 लाख। तो ये अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की एक तरह से तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखो क्या इसके कोई आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उपलब्ध थे। असेंबली सेगमेंट वाइज 2024 के लोकसभा में एक एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, और एक दूसरी जगह पे ये भी डेटा उपलब्ध था कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो हर कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं। तो हमने कहा उन दोनों का कंपैरिजन कर दो कि कितने बढ़े और कितने घटे। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए 2 अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया। और आपने देखा होगा कि जो डेटा, क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया। और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूंसी के डेटा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। 125 विधानसभा नहीं, 288 विधानसभा, 288 विधान, हाँ वो बिल्कुल चेक किया हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है। इन दोनों कंस्टिट्यूंसी में, जैसे अगर नासिक वेस्ट की बात करें तो जो हमने आंकड़े दिए थे वो आंकड़ा तो गलत है ही है, तभी मैंने इसको डिलीट किया। यहाँ 5.9% की बढ़ोतरी हुई है और हिंगना में लगभग 6 पॉइंट समथिंग की बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों कंस्टिट्यूंसी में जो मैंने आंकड़े तो 40% से ज्यादा बताए थे, और वो इसी के लिए थे क्योंकि गलत कंपैरिजन हो गया था। मेरे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति इस आंकड़ों को लेकर के जोड़ घटाव कर सकता है। 40 लाख से थोड़े से ज्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 40,300,800 समथिंग है। 40 लाख से थोड़े ज्यादा हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे हैं। दोनों आंकड़े 2 जगहों पर हैं, उसको कंपैरिजन करके जो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में ओवरऑल फिगर तो ठीक है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी वाइज थोड़ी सी हेरफेर हो गई और जिसके कारण ये सारा बवंडर क्रिएट हो गया। बहुत सामान्य नहीं दिखता है, क्योंकि 4.4% वोटर बढ़ गए। सामान्य तब हो सकता है कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस वक्त जो वोटर लिस्ट बनी, अगर उस वक्त बहुत सारे लोग छूट गए और उनके नाम आ गए जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, उन लोगों ने अपने नाम दर्ज करा दिए, तब इसकी संभावना है। वैसे सामान्य नहीं लगता है, क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है, 4.4%, 40 लाख 6 महीने के अंदर में ऐड होना थोड़ा असामान्य, तो थोड़ा सा तो लगता है असामान्य। देखिए, अगर आप अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो आप क्यों असामान्य लगता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में 6 महीने 8 महीने में इतनी बड़ी संख्या में वोटर ऐड होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।